चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी से एक और टॉपिक है हमारे पास एंजियोस्पर्मी, और इसमें हम देखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते क्या हैं, फिर हम उसके डायरेक्ट लाइफ साइकिल की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर मैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करता हूं तो यहाँ पर देखो, गौर से आपने ना इसकी वर्डिंग के ऊपर हमेशा गौर करते होते हैं टॉपिक की। बेटा दो लफ्ज आ रहे हैं, एक आपके पास है लफ्ज एनजीओ और दूसरा लफ्ज कौन सा आ रहा है, स्पर्मी। ठीक है, अब एनजीओ का मतलब क्या होता है, इनसाइड, स्पर्मी मतलब सीड। अब एंजियोस्पर्मी टोटल मतलब ये बन गया कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स उनके फ्रूट्स में पाए जाएंगे, फ्रूट्स के अंदर पाए जाएंगे, उनको क्या नाम दे देंगे, उनको नाम दे देंगे आप एंजियोस्पर्मी प्लांट। क्या नाम दे देंगे, एंजियोस्पर्मी प्लांट। हमने क्या डेफिनेशन बनाई, हमने कहा कि एंजियो का मतलब होता है इन साइड और स्पर्मी का मतलब सीड्स। The plants in which seeds are present inside the fruit is known as angiospermy plants। बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात कर लेता हूं आपके पास प्लांट्स के बारे में, तो बेटा इस अर्थ पे तकरीबन प्लांट्स की 3,60,000 के करीब प्लांट्स की स्पीशीज हैं। इतनी स्पीशीज हैं प्लांट्स की। अब इन स्पीशीज में से अगर हम एंजियोस्पर्मी की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्मी की जो स्पीशीज हैं वो आपके पास बेटा आती हैं 2,35,000। तकरीबन इतने 3,60,000 में से 2,35,000 जो स्पीशीज आती हैं वो किसकी आएंगी, एंजियोस्पर्मी प्लांट की आती हैं। और अगर हम सबसे ज़्यादा एडवांस्ड प्लांट की बात कर लें, इस लैंड पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्लांट्स की बात कर लें, वो कौन से प्लांट होंगे आपके पास, एंजियोस्पर्मी प्लांट ही होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट के लाइफ साइकिल के बारे में। अगर बेटा आप एंजियोस्पर्मी प्लांट के लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर चंद एक पॉइंट पहले लिख लें, साथ के साथ आपने यहाँ पर क्या लिखना है, मोर एडवांस्ड कौन से हैं, एंजियोस्पर्मी प्लांट हैं, और मोस्ट सक्सेसफुल भी कौन से हैं, एंजियोस्पर्मी प्लांट ही हैं। अब हम चलते हैं इसके लाइफ साइकिल की जानिब। बेटा इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो मुश्तमिल होता है 2 जनरेशंस के ऊपर। एक जो जनरेशन होगी उसको हम नाम दे देंगे स्पोरोफाइट जनरेशन, और दूसरी जो जनरेशन होती है हम उसको नाम दे देंगे गैमेटोफाइट जनरेशन। 2 जनरेशंस होती हैं इसके लाइफ साइकिल में। एक जो जनरेशन होगी उसका नाम क्या होगा, स्पोरोफाइट जनरेशन, और जो दूसरी जनरेशन होती है वो उसका नाम क्या होगा, गैमेटोफाइट जनरेशन। अब अगर मैं स्पोरोफाइट जनरेशन की बात कर लेता हूं, क्योंकि पहली जो जनरेशन है वो हमेशा इसकी स्पोरोफाइट ही रहने वाली है, तो अगर बेटा हम इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन की बात कर लेते हैं तो इसकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन होगी, जारी बात है हम कहते हैं स्पोर्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज नोन एज स्पोरोफाइट जनरेशन। लेकिन इसकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है डेट कंसिस्ट ऑफ अ लीव्स स्टेम, जो लीव्स होंगे, स्टेम होगा, या फिर अगर मैं उसके अलावा बेटा बात कर लेता हूं इसके फ्लावर की, लीव्स स्टेम एंड फ्लावर, ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, डेट इज इंक्लूडेड इन द स्पोरोफाइट जनरेशन। यानी कि आप कह देंगे यहां पर स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। क्या कहेंगे, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। अब सोचने की बात यह है कि जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है वो असल में कितनी तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। उनमें से पहला जो स्पोर होगा उसको बेटा हम नाम देंगे माइक्रोस्पोर का। क्या नाम देंगे, माइक्रोस्पोर का। और दूसरा स्पोर क्या होगा, मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर। अब हम चलते हैं दूसरी जनरेशन की जानिब। अब दूसरी जनरेशन इसकी कौन सी है, गैमेटोफाइट जनरेशन। बेटा इसके लाइफ साइकिल में हमेशा जो दोनों जनरेशन होंगी, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गैमेटोफाइट जनरेशन, ये कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होती रहती हैं। क्या होती रहेंगी, अल्टरनेट का मतलब चेंज होती रहती हैं। एक बार स्पोरोफाइट जनरेशन आएगी, फिर स्पोरोफाइट जनरेशन से कौन सी बनेगी, गैमेटोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन से दोबारा फिर स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाएगी। अब ये बनेगी कैसे, वो आप लाइफ साइकिल में बाकायदा इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अब गैमेटोफाइट जनरेशन को आपने कैसे डिफाइन करना है, आपने कहना है कि जो गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, क्या कहेंगे आप, द गैमेट्स प्रो,
ड्यूसिंग जनरेशन, उसको हम नाम दे देंगे गैमेटोफाइट जनरेशन का। दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, एक बेटा आपके पास स्पर्म होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, एग सेल होगा। स्पर्म सेल एंड एग सेल, ये आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो बेटा इसका जो लाइफ साइकिल है ना वो सारे का सारा डिपेंड किसके ऊपर करेगा, फ्लावर के ऊपर। क्योंकि जो एंजियोस्पर्मी प्लांट है, एंजियोस्पर्मी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन की बात कर रहा हूं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहां से एक नई नस्ल ने बनना है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फ्लावर, फ्लावर। अगर फूल है तो नेक्स्ट एक प्लांट से नया प्लांट बनेगा, अदरवाइज जो बाकी पार्ट्स होते हैं दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड सेक्सुअल पार्ट्स। जो स्टेम, लीव्स, शूट्स, रूट्स, ये सारे के सारे कौन से होंगे, दीज आर द vegetative parts. Only the flower is included in the sexual reproduction and that's why it is known as the reproductive organ of the plant. Is it clear? Okay. अब हम बेटा बात करते हैं, सीधा अपने पॉइंट की तरफ आते हैं और हम जरा फ्लावर को स्टडी करते हैं, क्योंकि फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और जारी बात है अगर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इसका मतलब है जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होनी है या फिर जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होना है वो कहां से होना है, फ्लावर से ही होना है। अब इसका जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा फ्लावर से होगा, लेकिन फ्लावर में किस जनरेशन से होगा, स्पोरोफाइट जनरेशन से ही होगा। पहली जो जनरेशन बनेगी फ्लावर के अंदर वो कौन सी बनेगी, स्पोरोफाइट, और उसके बाद कौन सी बन जाएगी, गैमेटोफाइट बन जाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई। अब अगर मैं फ्लावर्स की बात करता हूं तो बेटा जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं। फ्लावर इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला जो होगा हम उसको नाम दे देंगे दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पहले कौन से होंगे, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और दूसरे कौन से होंगे, उनको बेटा हम नाम दे देंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अगर हम बात कर ले नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, तो प्लांट्स के ना दो पार्ट्स होते हैं जिनको नॉन रिप्रोडक्टिव का नाम देते हैं। उनका नाम बेटा आएगा आपके पास, फर्स्ट वन आपके पास होता है सेपल्स और दूसरा आपके पास होता है पेटल्स। वेरी गुड, सेपल्स एंड पेटल्स। अगर आपसे पूछा जाता है सेपल्स और पेटल्स के बारे में तो आपने यहां पर पॉइंट लिख देना है कि सेपल एंड पेटल्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सेकंड पॉइंट, नॉन रिप्रोडक्टिव तो है लेकिन इसका रोल बहुत होता है। रोल क्या होता है बेटा, इसका पहला काम यह होता है कि सेपल एंड पेटल्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ये क्या प्रोवाइड्स करेंगे, दे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को जिसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है वो कौन से होंगे, सेपल्स एंड पेटल्स। और दूसरा काम ये होता है कि बेटा जो पेटल्स होती है ना, पेटल्स के अंदर बहुत खूबसूरत से कलर होते हैं। फूल की पत्तियां देखिए, गुलाब के फूल की पत्तियां, उनको पेटल्स कहते हैं। अब जो पेटल्स होते हैं ना उसके कलर बहुत खूबसूरत होते हैं, जिसकी वजह से जो हशरात होंगे, जो इंसेक्ट होंगे वो उन पेटल्स की तरफ मूव करेंगे, और जब वो इंसेक्ट पेटल्स की तरफ मूव करेंगे तो किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, पॉलिनेशन में। क्योंकि इंसेक्ट जाके बैठेंगे एक फूल के ऊपर, वहां से पोलन ग्रेन उसकी बॉडी से चिमटेंगे, अगले फूल पे जाएंगे, वो पोलन ग्रेन्स वहां पे गिर जाएंगे। हम कहेंगे पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होने को क्या कहेंगे, पॉलिनेशन का। तो इसका रोल होता है पॉलिनेशन में। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बेटा बात करें तो प्लांट्स के दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एक का नाम क्या होता है, दिस वन इज नोन एज एंड्रोशियम, और दूसरे का नाम होता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम कौन सा होता है बेटा, अगर हम उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर लें, अगर हम उसके किसकी बात कर लें, मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होगा उसका नाम क्या होगा, दिस वन इज नोन एज एंड्रोशियम। और अगर हम फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो बेटा वो कौन सा होगा आपके पास, दिस वन इज नोन एज गायनोशियम। अब अगर एंड्रोशियम कहते हैं, अब एंड्रोशियम होता क्या है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि एंड्रोशियम क्या है और स्टेमन क्या होता है। मैं आपको बताता हूं बेटा, यहां पर हम बना लेते हैं
इधर देखें ज़रा, एक छोटा सा फ्लावर यहाँ पे बनाते हैं पहले, उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी हैं, जिनमें से सेपल्स क्या होती हैं, पेटल्स क्या होता है, पेडिसल क्या होती है और थैलेमस क्या होता है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए सारा, हर एक चीज़ को डिटेल में देखते हैं। बेटा नीचे वाली साइड पर यहाँ पे ये जो बेसल ब्रॉडर पोर्शन होगा, बेसल ब्रॉडर पोर्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखें, ये आपके पास बेटा आ गया, यहां पर छोटी छोटी पत्तियां होंगी इस तरह से, उन पत्तियों को क्या नाम दे देंगे? सैपल्स का। ठीक है, फूल को जहां से पकड़ देना, फूल की जो डंडी होती है ये वाली, इस डंडी को नाम देंगे पेडिसल का। क्या नाम देंगे? पेडिसल। दिस वन इज नोन एज पेडिसल। अब पेडिसल के ऊपर वाला ये जो पोर्शन होता है, ये जो स्वेलो पोर्शन है, जिसके ऊपर आपको ये गोल शेप बेसल ब्रॉडर पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये असल में होता है आपके पास ओवरी। इसको क्या नाम देते हैं? इसको ओवरी का नाम देते हैं। तो ओवरी बेटा जिस भारी से पोर्शन के, जिस स्वेलो का मतलब होता है सूजा हुआ, जिस स्वेलो पोर्शन के ऊपर ये ओवरी मौजूद होगी, उसको बेटा हम नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज थैलेमस। क्या नाम देंगे? थैलेमस का नाम देंगे। पेडिसल, पेडिसल के बाद आ गया थैलेमस, और फिर मैंने आपको क्या कहा? सैपल्स। सैपल्स क्या है? सैपल्स बेटा इस तरह से होती हैं, जो साथ में छोटी छोटी पत्तियां अटैच होंगी ना, उनको क्या नाम दे देंगे? सैपल्स का। और ऊपर की जानिब जो इनको कवर अप किए हुए होगा इस तरह से, ऐसे, ये जो ऊपर मैंने बनाया है बेटा, ये जो चीज है, दिस वन इज नोन एज पेटल्स। ये क्या चीज है? पेटल्स। ये आपके पास आ गई पेटल्स, पेटल्स से नीचे आपके ये आपके पास क्या आ गई? सैपल्स। समझ आ गई बात? अब बेटा इसके अंदर हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखना है, तो ये इस तरह से बेटा लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, एक धागा नुमा स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम नाम दे देंगे फिलामेंट का। क्या नाम देंगे? फिलामेंट का। फिलामेंट के ऊपर वाली साइड पर मौजूद होता है एंथर। क्या मौजूद होगा? एंथर। अब चीजों को समझते जाओ, क्लियर करो। ये आपके पास आ गया फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर क्या मौजूद है? एंथर मौजूद होता है। अगर मैं फिलामेंट और एंथर इन दोनों को इकट्ठा पढ़ूंगा, किस किस को भला? फिलामेंट प्लस एंथर, इनको अगर मैं इकट्ठा पढ़ूंगा तो बेटा मैं इनको नाम दे दूंगा स्टेमन का। दिस वन इज नोन एज स्टेमन। और अगर मैं काफी सारे स्टेमन्स को इकट्ठे में पढ़ूंगा तो वो क्या बन जाएगा? एंड्रोशियम। क्या बनेगा? एंड्रोशियम। बात समझ में आई? एंथर और फिलामेंट मिलके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। एंथर और फिलामेंट को इकट्ठा कहूंगा तो वो स्टेमन है। स्टेमन का जो घेरा होगा उसको क्या नाम दे दूंगा? और एंड्रोशियम क्या है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। और फ्लावर की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, इसको हम कहते हैं बेटा मॉडिफाइड शूट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मॉडिफाइड शूट। इज इट क्लियर? अब हम बेटा चलते हैं जरा गाइनोशियम की जानिब चलते हैं। उससे पहले इसकी ये आपके पास बेटा स्टेमन होता है, ये एंथर, और ये एंथर के नीचे क्या आ गया? वो जो धागा नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको मैंने क्या कहा था? फिलामेंट। फिलामेंट प्लस एंथर, और बना क्या? स्टेमन। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की, जो है गाइनोशियम। गाइनोशियम बेटा क्या होता है? गाइनोशियम में देखें, ये ऊपर की जानिब जो आपको इस तरह से टिप लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसको हम नाम दे देंगे स्टिग्मा। क्या नाम देंगे? स्टिग्मा से नीचे की जानिब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, जिसको नाम देंगे स्टाइल। क्या नाम देंगे? स्टाइल से नीचे वाली साइड पर ये जो गोल शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम नाम देंगे ओवरी। क्या नाम देंगे? ओवरी। और ओवरी के अंदर बेटा आपको देखने को मिलेंगे ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल्स मौजूद होंगे।
अब बेटा कोई मुझे बता सकता है कि गाइनोशियम को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मैं क्या कहने वाला हूं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा पढ़ूंगा तो ये बनेगा कार्पल। ये क्या बनेगा? कार्पल। क्या क्या बोला? स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। इन तीनों को मैंने क्या करना है? इकट्ठा पढ़ना है, तो बनेगा क्या? कार्पल। और बेटा कार्पल का जो झुंड होगा उसको क्या नाम दे देंगे? और गाइनोशियम क्या है? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हम कौन सी जनरेशन पढ़ रहे हैं? दिस वन इज नोन एज अ स्पोरोफाइट जनरेशन। ये कौन सी आप जनरेशन बेटा पढ़ रहे हो? ये स्पोरोफाइट जनरेशन है, याद रखना। अभी हम स्पोरोफाइट का जिक्र कर रहे हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन। देखो फ्लावर स्पोरोफाइट जनरेशन में ही आ रहा था ना, ऊपर लिखा भी है। तो ये हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन आ गई। यानी कि आपके पास बेटा ये जो डायग्राम इस तरह से बनेगी, ये डायग्राम इंडिकेट करेगी कि ये आपके पास क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होंगे? ओव्यूल। अब बेटा ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स के अंदर टिश्यू होंगे इस तरह से, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होंगे, जिसको नाम देंगे न्यूसिलस का। क्या नाम देंगे? न्यूसलस टिश्यू। NUCELLUS, न्यूसलस टिश्यूज का नाम दे देंगे। तो ये आपके पास बेटा अभी तक हमने सिर्फ स्पोरोफाइट जनरेशन का स्टार्ट देखा है। अब हम ये देखते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या बनने हैं? स्पोर्स बनने हैं, माइक्रोस्पोर एंड। इसका मतलब है जब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बन जाएंगे हमारी स्पोरोफाइट जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बनाते हैं जरा माइक्रोस्पोर को। पहले हम यहां पर लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर बनेंगे कैसे? बेटा जो माइक्रोस्पोर होंगे ये बनेंगे आपके पास यहां पर एंड्रोशियम में। कहां पे बनेंगे? एंड्रोशियम के अंदर बनेंगे। एंड्रोशियम का जो सिंगल स्ट्रक्चर थी उसको क्या नाम दिया था? स्टैमन। एंड्रोशियम तो घेरा था ना, एंड्रोशियम का जो सिंगल स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? स्टैमन। और स्टैमन में एक तो फिलामेंट है और दूसरा क्या था? एंथर। अब यहां पर बेटा मैं एंथर बना रहा हूं, ये अकेला मैंने एंथर बना दिया। ये क्या मैंने बनाया? अकेला एंथर बन गया। अब बेटा इस एंथर के अंदर मौजूद होती हैं थैलियां, जिनको हम नाम देंगे पोलन सैक्स का। दिस वन इज नोन एज पोलन सैक्स। इस तरह से अब ये जो पोलन सैक्स होती हैं, इन पोलन सैक्स के अंदर जो सेल्स होते हैं बेटा डिवाइड होते हैं। ये पोलन सैक्स की जो वाल होती है ना, इन वाल से सेल डिवाइड होंगे, डिप्लॉइड सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। डिप्लॉइड सेल्स डिवाइड होके क्या करेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगे। पोलन सैक सीक्वेंस याद रखनी है, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। तो पोलन सैक्स के बाद क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाएंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बने हैं, ये कहां से बने हैं? ये आपके पास पोलन सैक्स से बनी है। पोलन सैक्स कहां पर मौजूद है? आपने कहना इट इज प्रेजेंट इन द एंथर। कहां पर है? एंथर। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो हैं, मैं इसको शॉर्टकट लिख देता हूं MMC, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में बेटा एक डिवीजन होगी। उस डिवीजन को क्या नाम देंगे? उसको बेटा हम नाम देंगे मियोसिस। क्या नाम देंगे? तो मियोसिस के नतीजे में माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके पास जो बन जाएंगे, डेट विल बी अ माइक्रोस्पोर। क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। और माइक्रोस्पोर हमेशा हैप्लॉइड ही बनेगा, क्योंकि डिवीजन कौन सी हो चुकी है? मियोसिस हुई है। मियोसिस के नतीजे में हम क्या कहेंगे? मियोसिस के नतीजे में हमेशा जो सेल्स बनते हैं बेटा वो हैप्लॉइड ही बनते हैं। वो कौन से सेल्स बनेंगे? डेट विल बी हैप्लॉइड सेल्स। यहां तक बात क्लियर हुई? अब हम चलते हैं जरा, हमारे पास बेटा माइक्रोस्पोर्स तो बन चुके हैं, माइक्रोस्पोर बन गए। अब हमने किसकी तरफ मूव करना है? अब हमने मूव करके जाना है टूवर्ड्स द मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बन गया, मैक्रोस्पोर बनाते हैं। अब हम यहां पर हेडिंग दे लेते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही हेडिंग बनानी है आपने यहां पर लिखना है फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर। अब मैक्रोस्पोर कैसे बनेंगे? बहुत सिंपल सा है बेटा। यहां पर मैं एंथर की बजाय बल्कि मैं एक और लूंगा, वो आपके पास होगा ओवरी। क्या होगा? ओवरी।
अब बेटा जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या चीज मौजूद थी, जल्दी से बताओ, ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल। यहां पर पोलन सैक से बन रही थी, लेकिन यहां पर बेटा ओव्यूल के जो सेल्स होंगे वो डिवाइड होंगे, और ओव्यूल्स के सेल्स के डिवाइड होने से बन जाएंगे मैक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या बनेंगे, मैक्रोस्पोर मदर सेल्स बन जाएंगे। अब ये जो आपके पास बेटा मैक्रोस्पोर मदर सेल्स बने हैं, इन मैक्रोस्पोर मदर सेल्स में अब एक डिवीजन होने वाली है, और डिवीजन वो कौन सी होगी, दैट विल बी अ मियोसिस। कौन सी होगी, मियोसिस। और मियोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड कौन से सेल्स बन जाएंगे, मैक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। अब आपके पास हेंस देख लें, माइक्रोस्पोर भी बन चुका है और मैक्रोस्पोर भी बन चुका है। इज इट क्लियर? यानी कि यहां पर आपकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो कंप्लीट हो गई। अब हम जरा चलते हैं किस जनरेशन की जानिब, गैमेटोफाइट जनरेशन की जानिब। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक स्टोरी टाइप है, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? इसको बस एक स्टोरी टाइप इसी तरह से जैसे करवा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप वैसे करते हैं। गैमेटोफाइट जनरेशन कौन सी जनरेशन, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। अब होगा क्या बेटा, माइक्रोस्पोर बन गया, सेपल्स और पेटल्स ने इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया, इंसेक्ट आके बैठा फूल के ऊपर, जिसके नतीजे में जो माइक्रोस्पोर होगा, माइक्रोस्पोर उसकी बॉडी में चिमट गया। अभी माइक्रोस्पोर किसके अंदर मौजूद था, एंथर में। एंथर की वाल ब्रस्ट होगी, एंथर की वाल के ब्रस्ट होने से माइक्रोस्पोर एंथर से बाहर निकल आएगा, हवा के जरिए से, पानी के जरिए से, या इंसेक्ट के जरिए से। वो जो माइक्रोस्पोर होगा, वो माइक्रोस्पोर बेटा यहां एंथर से निकलेगा, और निकलने के बाद वो हवा के जरिए से या किसी चीज के जरिए से, देखें ये मैं बना देता हूं, देखें उसके जरिए से मूव करता करता कहां पर आ जाएगा, डेट विल बी इनटू द स्टिग्मा। कहां पर पहुंच गया, स्टिग्मा पर पहुंच गया। जैसे ही माइक्रोस्पोर स्टिग्मा पर पहुंचेगा, ये स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद यहां पर बना देगा मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाना शुरू कर देगा, मेल गैमेटोफाइट बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कौन, मेल गैमेटोफाइट कहां से बन रही है, नहीं, माइक्रोस्पोर से। कहां से, अब माइक्रोस्पोर ने किया क्या, माइक्रोस्पोर जैसे ही बेटा कहां पर पहुंचा, स्टिग्मा के ऊपर। कहां पर पहुंचा, स्टिग्मा के ऊपर। वो क्या बनाना शुरू कर देगा, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है स्पर्म सेल्स। मेल गैमेटोफाइट मीन स्पर्म सेल्स। अब होगा क्या बेटा, ये जो माइक्रोस्पोर होगा ना, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होगा, माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस जो होगा, ये डिवाइड होगा बाय द डिवीजन ऑफ माइटोसिस। किस डिवीजन से डिवाइड हुआ, माइटोसिस के जरिए से डिवाइड होकर बेटा ये दो न्यूक्लियस बना देगा। एक आपके पास बनेगा ट्यूब न्यूक्लियस, और दूसरा आपके पास बनेगा फ्यूजन न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, सॉरी। दूसरा कौन सा बनेगा, जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। अब जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा बेटा, ये पोलन ट्यूब बना देगा। यानी कि ये जो माइक्रोस्पोर है ना, पहले माइक्रोस्पोर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा था, लेकिन ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है। माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ माइटोसिस के जरिए से, दो न्यूक्लियस बने, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। तो अब बेटा मैं दो न्यूक्लियस बना देता हूं, ब्लैक वाला ट्यूब न्यूक्लियस है, रेड वाला कौन सा बन गया, जनरेटिव न्यूक्लियस। अब जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा बेटा, ट्यूब न्यूक्लियस इस माइक्रोस्पोर में इस तरह से नीचे की जानिब एक ट्यूब बनाना शुरू कर देगा। क्या बनाना शुरू कर दी, ट्यूब बनाना शुरू कर दी। इस ट्यूब को क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज पोलन ट्यूब। क्या नाम दे दूंगा, पोलन ट्यूब का नाम दूंगा। यानी कि ये आपके पास बेटा इस तरह से नीचे की जानिब, अंदर की जानिब एक ट्यूब बनाना शुरू कर देगा। उस ट्यूब को क्या नाम दूंगा, पोलन ट्यूब का नाम दे दूंगा। पोलन ट्यूब कहां से बन रही है, ट्यूब न्यूक्लियस से। कहां से बन रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस से बन रहा है। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा बेटा, जनरेटिव पोलन ट्यूब न्यूक्लियस का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि उसने क्या बना दी, पोलन ट्यूब बना दी। लेकिन जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस का काम अभी बाकी है। जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा बेटा, जनरेटिव न्यूक्लियस के डिवाइड होने से दो स्पर्म सेल बन जाएंगे। जनरेटिव न्यूक्लियस के डिवाइड होने से क्या बन जाएंगे, दो स्पर्म सेल बन जाएंगे। अब इस स्टेज पर बेटा जो माइक्रोस्पोर होगा, हम उसको नाम दे सकते हैं पोलन ग्रेन का। क्या नाम दे सकते हैं, बात याद रखना, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में फर्क होता है। पोलन ग्रेन क्या होगा, पोलन ग्रेन कहते हैं एक ऐसे माइक्रोस्पोर को जिसके अंदर दो स्पर्म मौजूद हो और साथ में पोलन ट्यूब मौजूद हो, उसको क्या नाम दे देंगे, पोलन ग्रेन का नाम देंगे। अदरवाइज अगर उसके अंदर
ना तो पोलन ट्यूब बनी है, ना तो स्पर्म मौजूद है, हम उसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर ही कहेंगे, वो पोलन ग्रेन नहीं कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गेमेटोफाइट जनरेशन में किस गेमेटोफाइट का जिक्र करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ मेल या फीमेल? मेल तो हमने देख लिया, अब कौन सी बनेगी? फीमेल गेमेटोफाइट। बेटा ये सिंपल सी बात होने वाली है, यहां पर जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो बनेगी कैसे? हमने ऊपर क्या बनाया था? मैक्रोस्पोर बन चुका था। कहां पर बना था मैक्रोस्पोर? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर बेटा जो मैक्रोस्पोर बना था ना, उस मैक्रोस्पोर के अंदर चेंजेस आएंगे। मैक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होगा, मैक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने से बेटा यहां पर हमारे पास बन जाएगा एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का मतलब 2n वाला, डिप्लॉयड न्यूक्लियस का मतलब 2n, और साथ में क्या बन जाएगा? एक एग सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एग सेल, 1n हैप्लॉयड एग सेल बन गया। अब हमारे पास एक जो तरक्की याफ्ता मैक्रोस्पोर होगा, यानी जो मेल गेमेटोफाइट होगी, उसमें एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, एक एग सेल होगा, और जो मेल गेमेटोफाइट होगी उसमें 2 स्पर्म सेल होंगे और पोलन ट्यूब मौजूद होगी। अब फाइनली आखिरी स्टेप की तरफ आ गए हैं बेटा, वो हमारे पास होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब बेटा यहां से पोलन ट्यूब के रास्ते से जो स्पर्म होंगे, स्पर्म बने यहां पर थे, स्पर्म यहां पर बने थे, स्पर्म बनने के बाद इस पोलन ट्यूब के रास्ते से होते होते मूव कर जाएंगे स्टिग्मा से, स्टाइल से गुजरते गुजरते यहां पर ये इसको ब्रस्ट करेगा ओव्यूल की वाल को, और उसके बाद ये यहां पर आ जाएंगे, ओवरी के अंदर आ जाएंगे। ओवरी के अंदर आने के बाद स्पर्म सेल कितने थे? 2 स्पर्म सेल थे। जो पहला स्पर्म सेल होगा बेटा वो जाके एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, और वो जाके बना देगा ओस्फेयर बना देगा। क्या बना देगा? ओस्फेयर बना देगा। लेकिन जो दूसरा स्पर्म सेल होगा, क्योंकि एग सेल एक ही था, तो दूसरा स्पर्म सेल जाएगा, वो जाके फर्टिलाइज हो जाएगा विद द डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ? डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ। अब स्पर्म सेल था बेटा 1n, स्पर्म सेल क्या था? 1n, लेकिन जो एग सेल था वो भी 1n था। उसके नतीजे में जो ओस्फेयर बनेगा वो क्या बनेगा? 2n बन जाएगा। लेकिन चूंकि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था वो ऑलरेडी क्या बना था? 2n बना था। 2n एंड 1n अब ये मिलके क्या बना देंगे आपके पास? ये एक ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देंगे, जिसको क्या नाम दे देंगे? 3n का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? 3n का नाम दे देंगे। और बेटा ये आपके पास इसको एंडोस्पर्म टिश्यू भी कहते हैं। इसको क्या नाम देंगे? एंडोस्पर्म टिश्यू का नाम भी देंगे। अब बेटा इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन होगी, उस फर्टिलाइजेशन को हम नाम देते हैं, हम इसको नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। देखो 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है ना। पहली फर्टिलाइजेशन में स्पर्म सेल एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, और दूसरी फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म सेल है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ मिल रहा है। तो इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन होगी उसको क्या नाम देंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन का एडवांटेज ये होता है कि बेटा आपके पास जो ओस्फेयर है, ओस्फेयर से तो सीड ने बन जाना है। ओस्फेयर से क्या बनेगा? सीड। सीड से दोबारा पौधा बन जाएगा। लेकिन अब इसके अलावा बेटा आपके पास जो ओवरी होगी, ओवरी किस में चेंज हो जाएगी? ओवरी चेंज हो जाएगी फ्रूट के अंदर। ओवरी किसके अंदर चेंज होगी? फ्रूट के अंदर। ओव्यूल किस में चेंज हो गया? सीड के अंदर। ओव्यूल किस में चेंज हो गया? सीड के अंदर चेंज हो गया। और बेटा इसी तरह से हम क्या कहेंगे, आपके पास जो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस है, जो एंडोस्पर्म टिश्यू होगा, ये असल में खुराक बन जाएगी सीड की। डेवलपिंग जो सीड होगा ना, उस डेवलपिंग सीड की जो खुराक होगी वो कौन सा होंगे आपके पास टिश्यू? डेवलपिंग सीड की जो फूड होगी वो आपके पास एंडोस्पर्म टिश्यू होगा, जिसको हमने क्या नाम दिया था? जिसको हमने ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस का नाम भी दिया था। तो ये बेटा आपके पास आ गया व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने कहना है कि यहाँ पर 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, स्पर्म की एग के साथ और स्पर्म के डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ। और दूसरी बात, डबल फर्टिलाइजेशन का एडवांटेज ये होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो खुराक होती है वो ऑलरेडी सीड के अंदर स्टोर्ड होती है। इसी वजह से जब हम सीड को सो करते हैं, ज़मीन में फेंकते हैं, तो खुराक उसके अंदर सीड के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। ऑलरेडी क्या होती है? मौजूद होती है। और एक ऑर्गेनेली जिसका नाम होता है ग्लाइओक्सिसोम, और उसका काम भी यही होता है, उसका बेटा काम यही होता है कि खुराक सीड के अंदर जो मौजूद स्टोर्ड खुराक है उसको तोड़ना, और तोड़ने के बाद उसको प्रोवाइड करना किस काम के लिए? डेवलपिंग के लिए। डेवलपिंग ऑफ सीड का मतलब जब सीड से एक नन्हा पौधा दोबारा बन रहा होगा।
तो फाइनली बेटा देखें आपके पास पहले बनी स्पोरोफाइट जनरेशन, हमने स्पोर बनाए, उसके बाद हमने गैमेट्स बनाए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में दोबारा सीड बन गया, सीड को सो करेंगे, सो करने से दोबारा पौधा बनेगा, पौधा बनेगा तो फ्लावर बनेगा, फ्लावर बनेगा तो जनरेशन कौन सी आ गई, तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट। तो ये आपके पास बेटा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट आ गया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं कमेंट के फॉर्म के अंदर। वैसे भी